साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज नहीं तो कल इजराइल ईरान पर अटैक करेगा और ईरान में तख्ता पलट होगा। फिलहाल इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है और बाद में इजराइल और यूएस दोनों शामिल हो गए हैं और ईरान पर लगातार बॉम्बिंग हो रही है। इजराइल और यूएस ने मिलकर के ऑपरेशन चलाया है एपिक फ्यूरी, जिसमें यूएस ने अर्थात ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं, साथ ही ईरान में जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, सब अपने हथियार डाल दें वरना अंजाम मौत होगा। साथ ही ये भी कहा है कि ईरान के शासक को हम कहते हैं कि अपने आप अपनी गद्दी छोड़ दे, हम तख्ता पलट करेंगे, अगर नहीं करता तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहाँ से ईरान ने भी पलटवार स्टार्ट कर दिया है। अब मज़े की बात यह है कि अभी 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे और जैसे ही वो भारत लौट करके आए तुरंत पाकिस्तान अफगानिस्तान स्टार्ट हो गए और उधर इजराइल ईरान स्टार्ट हो गए। अब इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्या ये युद्ध अंजाम तक पहुंचेगा या पिछली बार की तरह इजराइल ईरान का युद्ध बीच में ही रुक जाएगा? तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या चल रहा है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए कि यूएस भी इस युद्ध में आ चुका है और यूएस ने कहा है कि ये निर्णायक युद्ध है, हम इसको अब ख़त्म करके मानेंगे। एक चीज़ जानने वाली ये है कि यूएस के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि किसी युद्ध को वो 10 साल तक, 5 साल तक, 20 साल तक चला सके। जैसे वियतनाम वॉर था, अफगान वॉर था, यूएस उस तरह से लंबा वॉर नहीं चला सकता। तो यूएस ईरान में जो भी ऑपरेशन चलाएगा बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाएगा, ऐसा यूएस और इजराइल ने कोऑर्डिनेट कर रखा होगा। इन लोगों का मकसद क्या है? ईरान में तख्ता पलट कराना क्यों है? जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ईरान एकमात्र देश ऐसा है जो मिडिल ईस्ट में यूएस की कहीं नहीं मानता, और आप अगर यूएस की बात नहीं मानोगे तो आपके यहाँ तख्ता पलट होगा या आपको इतना बर्बाद कर दिया जाएगा कि आप 100 साल तक उठ नहीं पाओगे। एक तो कारण ये है। दूसरा, इजराइल का क्या इसमें बेनिफिट है? तो इजराइल का बेनिफिट ये है कि इजराइल को आए दिन कोई ना कोई देश परेशान करता रहता है और ईरान इजराइल से दूर होने पर भी इजराइल को परेशान इसलिए कर पाता है क्योंकि ईरान के कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप हैं। यानी कि ईरान ने कई छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके अलग अलग देशों में छोड़ रखे हैं जो इजराइल को और यूएस की नेवी को या यूएस के किसी जहाज को परेशान करते रहते हैं। जैसे लेबनान में है हिजबुल्ला, यमन में भी आप देखेंगे हुती है, इधर हमास जो कि फिलिस्तीन में है, ये ईरान द्वारा डायरेक्टली नहीं बनाया गया है लेकिन कहीं ना कहीं ईरान इसको सपोर्ट करता है। तो ये सभी प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल को परेशान करते हैं, यूएस को परेशान करते हैं। तो अभी तक कई लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों है कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले ईरान में लोग सड़कों पर आ गए थे, बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर थे। उस समय यूएस ने और इजराइल ने अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय अटैक कर देते तो तख्ता पलट आसान था। और बताया जाता है कि ईरान ने 30-32 हज़ार लोगों को मार करके उन्हें दफना दिया है, पता भी नहीं चला, ऐसा ट्रंप ने कहा है। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर ईरान मार रहा था और लोग गुस्से में थे, उस समय लोग यूएस से डिमांड कर रहे थे कि इंटरवीन करें, तो उस समय यूएस और इजराइल ने इंटरवीन क्यों नहीं किया? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि अगर उस समय यूएस और इजराइल आते इंटरवीन करने के लिए तो ईरान मेंटली प्रिपेयर्ड था। ईरान के जितने भी ये प्रॉक्सीज हैं ये सब तैयार खड़े थे, और भी देशों में हैं ये प्रॉक्सीज। फिर इस पूरे रास्ते को, ये जो पूरा रास्ता है, पर्शियन गल्फ वाला हो गया या रेड सी वाला हो गया, अरेबियन सी वाला हो गया, इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देते, जिससे ऑयल की सप्लाई में बाधा आती, जिससे इकोनॉमी पर असर पड़ता। और आप जान रहे हैं कि अमेरिका तो अपनी इकोनॉमी से वैसे ही जूझ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है? इन ग्रुप्स पर कंट्रोल करना है और जितने भी ईरान के नेवी के ग्रुप्स हैं, कोस्टल ग्रुप्स हैं, उनको सबसे पहले ख़त्म करना है। तो आप देख रहे हो लंबे समय से 1-1.5 महीने से यूएस कह रहा है कि हमने ईरान को घेर लिया है, हमारी नेवी ईरान के पास आके खड़ी हो गई है, अब कभी भी वक्त, किसी भी वक्त हम ऑपरेशन चला सकते हैं। इस तरह की आप बातें सुन रहे थे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसमें। देखिए, इजराइल ने क्या कहा है कि हमने आईआरजीसी के कमांडर मोहम्मद पाकपुर को मार दिया है और खामने के पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये आईआरजीसी क्या है? आईआरजीसी वही है, ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये वो नेवी टाइप की फ्लीट होती है इनकी, जो ये पर्शियन गल्फ में, अरेबियन सी में, इन सब में पहरा दे रही होती है और ईरान के हितों का संरक्षण कर रही होती है। तो यूएस ने सबसे पहले इन्हें निपटाया है।
कि कल को जब हम ईरान पर ऑपरेशन चलाएं तो ये ईरान अपने इन कॉप्स के माध्यम से पूरे रास्ते को ब्लॉक ना करे। वो ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इकोनॉमी, अगर वही बाधित हो गई तो कई देशों पर असर पड़ेगा, जिसमें यूएस के मित्र देश भी शामिल हैं। इसलिए ये ऑपरेशन पहले नहीं चलाया गया था। दूसरी बात, कुछ ना कुछ इजराइल और यूएस के पास भी ऐसा इंटेलिजेंस होगा कि भाई किस समय खामनेई को मारना आसान है। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि खामनेई को मारा जा चुका है, लेकिन ईरान तो ये कभी कबूलेगा नहीं कि खामनेई मारा जा चुका है जब तक उसकी लाश पब्लिक देख नहीं लेती। वो तो पेपर्स पर जितना उसे जिंदा रख सकते हैं रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उधर शाह का कहना यह है कि हम, अमित शाह नहीं, ईरान के शाह, उनका कहना यह है कि हम खामनेई के हटने पर टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की ईरान पे भी बातें आ रही हैं। उधर ईरान ने काउंटर अटैक किया है, और काउंटर अटैक सिर्फ इजराइल की तरफ किया है ऐसा नहीं है, आस पड़ोस के देशों पर भी कर दिया है। आस पड़ोस के देशों में कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर यूएस के बेसिस हैं, तो उन देशों में यूएस के बेसिस पर किया है। देखो मेरी आवाज़ फिर से ख़राब है, तो कई लोगों को दिक्कत हो रही हो तो माफ़ी चाहूँगा। वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखिए, शायद आवाज़ का उतना असर महसूस ना हो। देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये यूएस के बेसिस हैं। अब इसमें आप बहरीन में देखिए, बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट है, उसका हेडक्वार्टर है। ये वो यूएस की फ्लीट है, ये वो यूएस की फ्लीट है बहरीन में, जो इस पूरे क्षेत्र का जो ऑयल वगैरह जाता है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। साथ ही यहीं से कंट्रोल होता है इस पूरे रेड सी की सुरक्षा का भी, जितना भी जिम्मा है कि यूएस का कोई कंटेनर जा रहा हो या यूएस के मित्र देशों का जा रहा हो तो उन पर किसी तरह का अटैक ना हो, इसकी जिम्मेदारी इसकी है। तो ईरान ने इस फ्लीट पर अटैक कर दिया है जो ये बहरीन में। इसके बगल में कतर है। कतर में यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस है। यूएस के बाहर यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में है, और कतर यूएस का बहुत बड़ा चमचा है। ठीक है। अल जजीरा, जो ये अल जजीरा का ये है आई थिंक, हाँ, अल जजीरा जो न्यूज़ वेबसाइट है वो कतर की ही है। तो कतर में सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ से सेंटकॉम यानी कि जितने भी एयर ऑपरेशन के कमांड्स दिए जाते हैं यहीं से दिए जाते हैं। एयरबेस सबसे बड़ा है। तो ये नेवी की फ्लीट को इन्होंने निशाना बनाया है ईरान वालों ने, और साथ में कतर में इस एयरबेस को निशाना बनाया है। साथ ही यूएई में ये धाफरा एयरबेस है जहाँ पर यूएस की प्रेजेंस है, इस पर भी अटैक किया है ईरान ने। साथ ही यूएस की आर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेजेंट रहती है और कहाँ से कंट्रोल होती है, वो कुवैत में होती है इस जगह पर। ठीक है। कैंप बुरिंग है, कैंप अरिफजान है, कैंप पैट्रियट है। यहाँ पर यूएस की अच्छी खासी आर्मी है। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के बड़े बड़े ठिकानों को निशाना बनाया है ईरान ने। तो आपको क्या लगता है, अब यूएस छोड़ देगा? अब यूएस नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो इन सभी जगहों पर निशाना बना के ईरान ने यह तय कर लिया है कि इस बार तो हम अपना कल्याण करवा के ही मानेंगे। अब एक खबर मैं आपको और बताऊं। देखो, खामनेई का पैलेस उड़ गया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो तय बात है। कई लोग कह रहे हैं खामनेई भी मर गया है, तो इसकी पुष्टि हो नहीं पाई अभी। तो ये कैसे पुष्टि होगी जब तक ईरान ना बता दे या इजराइल कुछ ऐसे सबूत पेश ना कर दे। ठीक है जी। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जितने भी नेटो के सदस्य हैं वो भी तैयार बैठे हैं। फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इटली वगैरह, ये सब तैयार बैठे हैं। अगर इनकी ज़रूरत पड़ी यूएस को तो यूएस इन्हें बुला लेगा, और ये सब दौड़े दौड़े आएंगे। भले ही कितना भी यूएस से इनके डिफरेंसेस हों, यूएस के लिए फटाफट दौड़े दौड़े जाएंगे ये, क्योंकि इनको पता है यूएस से इनका सारा कुछ चल रहा है। ठीक है। अब ये मैंने बताया ईरान और इजराइल का केस। ये लड़ाई हो क्यों रही है, दूरगामी क्या परिणाम निकालना चाहता है इजराइल। ठीक है, मान लो इजराइल ये छोटे छोटे ग्रुप्स को ख़त्म कर देगा, ये जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनको ख़त्म कर देगा। ठीक है, ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, ईरान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या इतना ही करना है इजराइल को? नहीं। इजराइल ने कुछ दिन पहले अपने आप बता दिया था कि हम हेक्सागन अलायंस बनाएंगे, जिससे कि हम इस क्षेत्र में जो सुन्नी रेडिकलिज्म है उसको ख़त्म करेंगे। अब शियाओं का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो शियाओं को रेगुलेट करता है एक तरह से? वो ईरान है। ईरान शियाओं को लीड करता है। तो
इजराइल क्या कह रहा है, हम सुन्नियों की कट्टरवादिता को खत्म करने के लिए हेक्सागन अलायंस बनाने वाले हैं। तो तुम सुन्नियों का खत्म करने वाले हो, इसका मतलब शियाओं का कर दिया क्या? तो इजराइल ये मान के चल रहा है कि शियाओं को तो कर देंगे अब हम, फिर सुन्नियों का नंबर है। ये इजराइल खुद कह रहा है। और इजराइल समय समय पर टर्की का नाम भी लेता रहता है, फिर टर्की का भी नंबर है, इसे भी खलीफा बनना है। इस पूरे क्षेत्र में मुसलमानों का या इस्लाम का जो ठेकेदार बनना चाहता है वो या तो सऊदी अरेबिया जो सुन्नियों का लीडर है, या ईरान जो शियाओं का है, या टर्की, क्योंकि इनको लगता है कि एक टाइम पे खलीफा हमारा हुआ करता था, ऑटोमन एम्पायर फिर से लेकर के आएंगे। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ ये देश बहुत अच्छे हैं, ईरान भी काफ़ी हद तक ठीक है, सबसे गंदा है इनका लीडर टर्की वालों का, अर्दोगान, बहुत गंदा आदमी है। तो अब मेरा मानना है कि इसका भी इलाज होना चाहिए, सबसे आखिर में इसी का इलाज होगा। पहले ईरान का होगा, फिर इस पूरे क्षेत्र में से डीरेडिकलाइजेशन किया जाएगा, यानी कट्टरता को ख़त्म किया जाएगा, फिर टर्की का नंबर है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों को ख़त्म करना है, मुसलमानों से किसी को दुश्मनी नहीं है, कट्टरता से दुश्मनी है, वो कट्टरता, वो रेडिकलिज्म जो दूसरों को नहीं जीने देता, ठीक है। तो हालांकि यूएई, सऊदी वगैरह बहुत अच्छे देश हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना, बट जो जो कट्टर ग्रुप्स हैं उनको ख़त्म करना है, ऐसा इजराइल का निशाना है। और मैंने आपको बार बार बोला था कि इजराइल और इंडिया मिलकर के कर रहे हैं ये, भले ही खुल करके कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन ना करें, खुल करके इंडिया ना बोले, लेकिन भारत भी चाहता है कि डीरेडिकलाइजेशन हो। इसलिए सिंबॉलिक जेस्चर देखिए, सिंबॉलिक जेस्चर, भारत के प्रधानमंत्री गए, उनके यहाँ पर भगवा का रूमाल टाइप का लगा हुआ था, इजराइल के पीएम की वाइफ ने भगवा पहन रखा था। ये भगवा इस बात का संकेत नहीं है कि हिंदुज़म फैलाना है, ये इस बात का संकेत है कि अब शांति प्रिय धर्म रहेंगे। उसके बाद अगले दिन नेतन्याहू ने मोदी वाली जो भारत की जो जैकेट है वो पहन करके मोदी जी से स्वागत किया, उस तरह की जैकेट मोदी जी ने ही पहन रखी थी। तो इसका मतलब भारत और इजराइल एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। इजराइल ने कहा कि हम हेक्सागन अलायंस बनाएंगे, उसमें भारत भी शामिल होगा। अब भारत होगा नहीं होगा बात अलग है, बट मेंटली तो शामिल होगा। साइप्रस होगा, ग्रीस होगा, बाकी और देश देखे जाएंगे। साइप्रस ग्रीस वही है जहाँ भारत ने अभी अभी एग्रीमेंट किया ग्रीस के साथ। साइप्रस में पिछली बार मोदी जी गए थे, और ये दोनों ही टर्की के दुश्मन हैं, ठीक है। तो वो साइप्रस ग्रीस का नाम लेकर के ये बता दिया कि टर्की भी निशाने पर है। और हेक्सागन अलायंस सुन्नी रेडिकलिज्म खत्म करने के लिए बनाया जाएगा, वो तो खुद भूल ही रहे हैं, ठीक है। और उन मोदी जी के जाते ही स्टार्ट हो गया मामला कहाँ का, ईरान का। अब मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि मामला इजराइल ईरान का भी होगा, ईरान से सटा हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान है वहाँ का भी होगा, और फिर वहाँ पर भारत पे भी कुछ ना कुछ इसका असर आएगा, और फिर बांग्लादेश तक बात जाएगी, ठीक है। ये पूरा एक साथ होगा जो होगा। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, आप बहुत जल्द देखेंगे कि भारत भी इस पूरे परिदृश्य में शामिल होगा, और पाकिस्तान का जो अंतिम संस्कार है वो भारत ही करेगा, वो सौभाग्य हमको ही मिलेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। तो स्थिति ये है, स्थिति और ये भी है कि मैं आपको एक हिंट और देता हूँ, ईरान में तख्ता पलट करके इस्लामिक रूल ख़त्म करके इजराइल स्टार्ट करेगा, बात यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, और ये आपका बांग्लादेश तक जाएगी। उसके बाद सब घूम घाम के सबसे लास्ट में जो बात आएगी वो आएगी यहाँ पर, यानी ईरान से शुरू होगा और टर्की पे ख़त्म होगा। ये पूरा डीरेडिकलाइजेशन का प्रोसेस ये होना है, और ये अभी 2-3 साल में ही होगा, बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि इजराइल का सबसे अच्छा जो टाइम है वो ट्रंप के काल में चल सकता है। ट्रंप है जो इन सब चीज़ों को कह सकता है कि करो, इसलिए भारत भी मौका ढूंढेगा इसी टाइम पर कि पाकिस्तान का बैंड बजा दो, ठीक है जी। अब आगे बढ़िए, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, देखो पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उससे पहले अफगानिस्तान के तालिबानियों ने कहा, मैं तो हैरान था, कल एक खबर आई थी दोपहर में कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, और जो पीएम शहबाज शरीफ का आवास है उससे 5 किलोमीटर पहले करी है। मैं दिमाग लगाता रहा कि अफगानिस्तान के पास तो एरोप्लेन ही नहीं है, सॉरी एयरक्राफ्ट ही नहीं है, कैसे इन्होंने कर दी, बट भगवान जाने कैसे कर दी। उसके बाद अफगानिस्तान ने कहा था कि अगर हम चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर
पाकिस्तान में सरकार परिवर्तित कर देंगे और अपने कंट्रोल में ले लेंगे पाकिस्तान को। उधर पाकिस्तान ने कहा कि हम अफगानिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। और पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अफगानिस्तान ये ना सोचे कि यूएसए और यूएसएसआर को हरा लिया था तो हमको भी हरा लेंगे। यूएसए और यूएसएसआर दूर से आए थे, उनको नहीं पता था कि अफगानिस्तान में पहाड़ ज़्यादा हैं, पेड़ ज़्यादा हैं, तो गुरिल्ला वॉरफेयर से अफगान जीत सकता है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान सटे हुए हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान ने मिलकर के भी पहले वॉर लड़े हैं, तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की एक एक नस पता है। तो पाकिस्तान ये कह रहा था अफगानिस्तान ये ना समझे कि यूएसए को पटकनी दे ली तो हमको दे लोगे। फिर अफगानिस्तान ने ये कहा कि ऐसा है पाकिस्तानियों, तुम्हारे पास होंगे न्यूक्लियर बम, तुम्हारे पास होंगे मिसाइल्स, हमारे पास वो है मानव बम है, ठीक है। तो कोई भी कई सारे लोग ऐसे हैं तैयार बैठे हुए हैं फिदाइन हमला करने के लिए, हम भेज देंगे और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फटेंगे तुम देखते रह जाओगे। उधर पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास भी हैं फिदाइन हमला करने वाले, तो वो आपस में एक दूसरे में फटना चाह रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी। आज अफगानिस्तान ने बोला कि भाई देखो हम बात करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बातचीत का रास्ता खोलने को तैयार है। कारण ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई बड़े शहरों पर हमला कर दिया, अफगानिस्तान भी कर रहा है, ठीक है। अब अफगानिस्तान इस तरह की लड़ाई नहीं जीत सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छी खासी एयरफोर्स है, अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स है ही नहीं। अफगानिस्तान एक चीज़ में जीत सकता है कि पाकिस्तानी कैसे भी अफगानिस्तान में आए एरिया कब्जाने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं बगराम एयरबेस कब्जाने के लिए आना चाह रहे हैं। बगराम कहाँ है, देखिए, देखो ये पाकिस्तान का मैप है, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर काबुल है, काबुल से ऊपर है बगराम एयरबेस। तो कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान यहाँ तक का गलियारा बनाएगा और इतना कंट्रोल पाकिस्तान कर लेगा और बगराम एयरबेस पर कब्जा करके यूएसए को दे देगा, जिससे यूएसए यहाँ से ईरान पर अटैक कर सके। भैया एक बात बताओ, जितने भी लोग ये बात कह रहे हैं यूएसए ईरान पर अटैक करने के लिए इतना दूर एयरबेस लेगा, कैसी बात करते हो यार। ईरान पर अटैक करने के लिए यूएस के पास इतने एयरबेस का कम पड़ रहा है जो उसके जस्ट बगल में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि कई लोगों को लगता है कि ये यूएस करवा रहा है, हो सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो वॉर है यूएस ने कहीं से इनिशिएट किया हो, बट ये बात तो यूएस भी जानता है कि जहाँ पर यूएस नहीं जीत पाया वहीं पाकिस्तानी जाकर के इतना कब्जा करके बागराम एयरबेस कब्जा भी लेंगे और भारत देखता रहेगा और ये सब हो भी जाएगा। ऐसे नहीं होता जियोपॉलिटिक्स में। बागराम एयरबेस किसी भी हाल में अफगानिस्तान से हटके किसी और के पास न जाए, इसकी भारत 6 महीने पहले ही रणनीति बना चुका है और इस समय अच्छा खासा भारत का भी कंट्रोल है बागराम एयरबेस पर। न्यूज़ में नहीं आ रही तो उसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, कभी अफगानिस्तान के लोकल अखबार पढ़ो पता चल जाएगा, या गल्फ के अखबार पढ़ो। तो ये तो बिल्कुल सरासर बेकार की खबर है कि पाकिस्तान यहाँ पर गलियारा बना करके बागराम एयरबेस कब्जा लेगा, ये कभी नहीं हो सकता, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तानी कोशिश करके देखें, अफगानिस्तानियों की ताकत ही है, वो यहाँ से अटैक करेंगे। अफगानिस्तानी चाहते हैं कि एक बार चल के हमारे क्षेत्र में आओ तो सही, फिर हम बताएंगे कैसे युद्ध लड़ा जाता है। वो ताकत है अफगानिस्तानियों की। अफगानिस्तानियों की ताकत एयरफोर्स नहीं है, वो तो उनके पास है ही नहीं, इसलिए तो बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। बट पाकिस्तान ने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार नहीं हैं, अफगानिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म आता है अब हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है साहब, मत करिए। अब अफगानिस्तान के बारे में भी देख लीजिए। देखो ये अफगानिस्तान का गूगल मैप में आपको दिखाता हूँ, पहले मैं खुद समझ लूँ कि कहाँ पे क्या है। हाँ ये रहा अफगानिस्तान। देखिए ये आपको पहाड़ दिखाऊंगा, पहाड़ और हरे जंगल टाइप के। देखो ये पूरा आप देख रहे हो, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये खाइयाँ हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाएगा। अब आप ये बताओ, ये भी पहाड़ हैं जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है आपको, ये बर्फ़ है सफ़ेद सफ़ेद, और ये डार्क ग्रीन दिख रहा है, ये बड़े घने जंगल हैं पहाड़ों पे जो होते हैं। मतलब पाकिस्तान यहाँ से बड़ी आसानी से यहाँ चला जाएगा और जा कर के काबुल से ऊपर बागराम एयरबेस पर कब्जा कर भी लेगा और ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। पहाड़ों में युद्ध लड़ना बहुत मुश्किल है। वो अच्छे से लड़ सकता है जो वहाँ का निवासी हो, तो यहाँ का निवासी अफगानी है, पाकिस्तानी नहीं है। और टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, वो तो इस पूरे क्षेत्र में एक्टिव है। तो पाकिस्तान जो कर सकता है वो ये
कि अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, और वो भी एक लिमिट तक कर पाएगा। एयर स्ट्राइक करने के लिए आपके पास असला बारूद होना चाहिए, मिसाइल्स होनी चाहिए, उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो इन भिखारी पाकिस्तानियों के पास खाने के तो पैसे नहीं हैं। और चलो मान लो इन्होंने मिसाइल वगैरह खरीद भी ली, जो लोन इन्हें मिला है उससे खरीद भी ली, तो लड़ लो, ख़त्म कर लो। फिर जब भारत आएगा तब क्या करोगे? तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? पाकिस्तान की भी एक लिमिट है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि ये जो पूरा क्षेत्र, देखो एक मिनट रुके, देखो मैं आपको शेप दिखा रहा हूँ, यहाँ से शेप पकड़ना, ये ऐसे करके ऐसे मुड़ रहा है ना, ये यहाँ से कौन सा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा वाला, ये वाला। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे ये वाला बॉर्डर बताना है आपको। ये वाला बॉर्डर, ये खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है जहाँ पर टीटीपी बड़ी ताकतवर है, और यही वो क्षेत्र है जो अफगानिस्तान कब्जाना चाहता है, ठीक है। अब इसको पकड़ लो, अब ये चांद सा बन रहा है जो, यानी कि ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, इसको बीच में से काटो, ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है, ठीक है। अब इस पूरे बॉर्डर पर देख लो पहाड़ी क्षेत्र है, ये देख लो, थोड़ा बहुत ये समतल है यानी प्लेन है, फिर थोड़ा प्लेन यहाँ पर है, फिर पहाड़ आ जाएंगे, यहाँ देख लो ये आ गए, ठीक है। फिर ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है सिर्फ इस थोड़े से समतल को छोड़ करके। क्या कर लेगा पाकिस्तान? इसलिए अफगानिस्तान इस क्षेत्र के पीछे पहले पड़ा है, पहले इसको कब्जाओ। अफगानिस्तान ताकतवर है यहाँ पर। तो इस थ्योरी को आप अभी नकार दीजिए जो बताई जा रही है। बाकी अब आप में से कई लोग कहेंगे कि साहब आप ये पूरी जो कहानी बता रहे हो, हम कैसे मान लें कि इजराइल इंडिया मिलके कर रहे हैं, हम कैसे मान लें कि यूएस भी पीछे से शामिल है, हम कैसे मान लें कि डीरेडिकलाइजेशन चल रहा है, हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान का भी नंबर आएगा? आपकी बात सही है। अब मैं आपको 2-3 हिंट देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि किस तरह से यूएस दोहरी चाल चल रहा है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, 2 साल रुक जाओ, 2028 के एंड तक आप ट्रंप का धन्यवाद दोगे कि यार ट्रंप हुआ तो ये हो गया, ट्रंप हुआ तो ये हो गया। ट्रंप सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, एक बार अपने दिल की बात कहता है, एक बार अपने दिमाग की बात कहता है। अब सुनिए बात को, भारत यूएस में ट्रेड डील होनी है, ये घोषणा हुई, ठीक है, ट्रंप ने करी। इस घोषणा के बाद 1-2 दिन में इसका फ्रेमवर्क आया कि किन किन चीज़ों पर बातचीत हुई है, क्या क्या होना है, ठीक है। उस फ्रेमवर्क में यूएस ने इंडिया का एक मैप दिखाया था। उस मैप में पीओके और अक्साई चीन दोनों भारत में दिखाई थे, जो कि यूएस कभी दिखाता नहीं था। फिर बताया गया कि 2-3 दिन बाद यूएस ने वो मैप हटा दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हमने विरोध करके हटवाया है, वो तो भिखारी है, ठीक है। तो यूएस का काम था, संकेत दिया, वापस कर लिया, ठीक है। इस जियो पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, वो भी दादागिरी करना चाह रहा है यूएस, अपनी दुनिया में दादागिरी जमानी है, तो ऐसे ही काम होता है। ईरान में भी पिछली बार 2 बम गिरा के आ गया था, लौट आया, ठीक। पहली हिंट वो थी। आप दूसरी हिंट सुनिए। दूसरी हिंट ये है कि जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, उससे जस्ट 1 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, यूएस के जो एम्बेसडर हैं इजराइल में, माइक हक्काबी, देखें ये रहे माइक हक्काबी, इन्होंने ये कहा था कि अगर इजराइल ये पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र को कब्जा ले तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पुरानी बाइबल में भी यही लिखा है, ऐसा हक्काबी ने कहा था। फिर थोड़े दिनों बाद या 1-2 दिन बाद फक्का भी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। फिर ये अपने आप को उस बयान से दूर कर रहे थे, तो यहाँ फिर बयान दिया, फिर पीछे हट गया, ठीक है। अब तीसरी हिंट देखिए। हावर्ड लुटनिक कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यूएस के। इस इंसान ने 6 महीने पहले बुरी बुरी कही है इंडिया के बारे में, कह रहे देखना इंडिया पर टैरिफ लगाना है, इंडिया दौड़ता दौड़ता आएगा, घुटने के बल हमारे साथ डील करेगा, इस तरह के लफ्ज़ यूज़ किए थे। उल्टा सीधा बोलता था, ठीक है। फिर बाद में तुमने जो ट्रेड डील करी, अभी हुई नहीं है ट्रेड डील, मतलब बातचीत जो हुई है, जो टर्म्स कुछ डिसाइड हुए हैं, वो करे तो सब वही हैं जो इंडिया की शर्तों पर थे।
तुमने टैरिफ लगा लिए, फिर भी इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। चलो छोड़ो उस बात को, तुम उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब भारत कौन आया है? ये खुद आए हैं साहब, ये कल परसों की फ़ोटो है। भारत आकर के पीयूष गोयल जी से मिल रहे हैं, और जो यूएस का एम्बेसडर भारत में है, ये सर्गियो गौर, ये भी मिल रहा है कि भाई ट्रेड डील पर कोई असर ना पड़े, उसे ज़रा देख लेना पीयूष गोयल जी, ऐसा ना हो कि अमेरिका चाहता है भारत से ट्रेड डील हो। भारत भाव खा रहा है अभी भी। भारत भाव क्यों खा रहा है? क्योंकि भारत को भी पाकिस्तान को निशाने पे लेना है। तो हम डील ये भी करेंगे कि ऐसा है पाकिस्तान को लपेटा तो बीच में मत आना, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा। समझ रहे हैं आप? और भारत ने इनको क्या भेंट करी है? गाय माता की एक छोटा सा स्टैचू टाइप का, जिसमें बछड़ा उनका दूध पी रहा है, गाय माता की। फिर देखिए सिंबोलिज्म, गाय माता की किसका सिंबल है? और दूसरा, ये सिल्वर की बनी हुई है। सिल्वर अथवा भारत में गोल्ड और सिल्वर के भंडार भरे जा रहे हैं। हम इनको सिल्वर पकड़ा के ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारी करेंसी होने वाली है, मतलब आने वाले समय में हमारी लोकल करेंसी मजबूत होने वाली है। तो तुम्हारा वो डॉलर फॉलर का गया, इसे लेके जाओ वहाँ रखना, और दिनों रात गाय माता को देख करके याद करते रहना कि गाय सनातन का प्रतीक है और सिल्वर हमारी बर्बादी का प्रतीक है। कि जब ये सिल्वर गोल्ड खरीदे जा रहे थे तो अपनी करेंसी मजबूत की जा रही थी भारत के द्वारा तथा कुछ अन्य ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा। ये प्रतीक है, ठीक है। और ये भी हंस के ले रहा है बेचारा, करे क्या? क्योंकि अब यूएस उस कंडीशन में नहीं है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूएस उस कंडीशन में नहीं है, इसलिए ईरान में बहुत लंबा युद्ध यूएस नहीं लड़ सकता। बहुत जल्दी होगा जो कुछ होगा, समझ गए आप? तो यूएस भी पीछे से हिंट दे रहा है कि जिसको जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये है पूरी कहानी। तो अब आप समझ गए होंगे कि होने क्या वाला है। इजराइल ईरान से शुरुआत होगी, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा और ख़त्म टर्की पे होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।